हाँ तो बच्चों नीट की तैयारी में आगे जारी है। क्वेश्चंस की लिस्ट, नए क्वेश्चंस की लिस्ट। इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर यूनिफॉर्मिटी फील्ड में, बताया कि सर्किल में जा रहा है। अगर बोस क्वांटाइजेशन को एप्लीकेबल कर दिया जाए तो बोस क्वांटाइजेशन होता है एम बी या आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। कह रहा ये लगा दो क्वांटाइजेशन को। और कह रहा कि रेडियस कहां से लाओगे, तो कह रहा कि रेडियस होता है मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो एम बी अपान क्यू बी। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो आप इसके जगह पे क्यू की जगह आप ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ई लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखिए इस एम बी को ले आके यहाँ चिपका देंगे। ई बी आर आर का स्क्वायर एन एच अपान 2 पाई। अब देखिए रेडियस निकालना है तो एन एच अपान 2 पाई इंटू ई बी, सब कुछ अंडर रूट में। लेकिन देखिए बात कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन के जगह 2 रखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आंसर पे निपट जाएंगे आप। तो एन के जगह 2 रखेंगे तो 2h अपान 2 पाई ई बी, ये 2 कट गया, h अपान पाई ई बी करेक्ट आंसर है। आगे की ओर बढ़े। जय हिंद। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में करा के प्रोपोर्शनल होगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन घूमेगा जब ना आर रेडियस में, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर, और जो ऑर्बिटल स्पीड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√r होता है। ध्यान देना। तो आप लिख सकते हो 1/√r इंटू ऊपर में r, तो ये हो जाएगा ये √r के प्रोपोर्शनल। ये कहां से आ गया, तो आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r से बात कर रहे हैं, वहीं से आया है। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और एक नजर जरूर देखना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम शोन इन द फिगर। एक नया ट्रांजिशन लेवल को दिखाया गया है। देखिए यही नया क्वेश्चन की खासियत और होती है। ट्रांजिशन में कह रहा है कि जो फोटॉन की वेवलेंथ है 1 to 4.1 नैनोमीटर में कौन सा ट्रांजिशन देगा। तो आप क्या करो, फॉर्मूला लगाओ ट्रांजिशन वाला। आप सीधे सीधे देखो एनर्जी डिफरेंस होता है hc/λ, और ये यूज करो 12,400, या इसके शकल से लग रहा है कि 1241 यूज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रखेंगे एंगस्ट्रॉम में आएगा, नैनोमीटर में दिया है कि तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक 0 लगा दो, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ निकाल लो, तो लैम्डा निकाल लोगे आप, तो 12,400 ही यूज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 12,400 यूज कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है दिया है, इसमें हम निकालेंगे तो वेवलेंथ दिया है, तो इसमें हमने वेवलेंथ चूंकि निकालना, तो इसको उधर ट्रांसफर ले लो, डेल्टा ई को चेक करेंगे लेमडा के थ्रू, तो लेमडा के जगह रख देंगे 1 to 4, ये कर देंगे 1, मतलब कि ये लगभग देखो आप लगभग कितना जा रहा है, 10 के आसपास जा रहा है लगभग, ये लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो ये देखिए इसमें और इसमें 10 का अंतर है, तो ये सीधे पता चल रहा है कि आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला आएगा इसमें अरेंजमेंट में। तो देखिए उल्टा ये नया टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी रिवर्स ऐसा नहीं पूछा गया नया एनर्जी डायग्राम के थ्रू, यही इसकी खासियत है। बाकी हम लोग जानते हैं। ये देखिए स्मॉल पार्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट है इसमें। ओमेगा कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस पार्टिकल का है, क्वांटाइजेशन मॉडल लगाते हुए मोमेंटम का, मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज करेंगे हम। पहली बात इसको डिफरेंशिएट करेंगे फोर्स निकालने के लिए। फोर्स होता है इस तरीके से, तो डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस बता रहा है अट्रैक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आर के रिस्पेक्ट में करेंगे 2r आएगा, 2r आ गया m ओमेगा स्क्वायर, और 2 ये कट गया। आप देखिए इसका मतलब फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर के थ्रू अगर चेक करें यहाँ से, तो देखिए v इक्वल टू आर ओमेगा आके ये प्रूव हो गया। अब क्या कर रहा है, क्वांटाइजेशन में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में प्रोपोर्शनल टू होगा, तो nth ऑर्बिट में अगर रेडियस बात करेगा, क्वांटाइजेशन का रूल लगा दें अगर, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। ये ध्यान से देखिए, इसको यहाँ ले जाकर रख दीजिए, एम आर स्क्वायर ओमेगा
और NH/2 पाई। देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए। R प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, √n आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अजीब अजीब से चीजें हो रही हैं इसमें, नया मॉडल पे ऐसा ही होता है नए क्वेश्चंस के मॉडल में। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्रैक्टिकली कह रहा है कि इंडिपेंडेंट होता है 70 से 30 के बीच, 170 है ये बेसिकली। तो 170 से 170 तक ये होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फ्लैट बनता है ग्राफ, देखा होगा आप लोगों ने, लगभग ऐसे कांस्टेंट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही हो गया। न्यूक्लियर फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है भाई, न्यूक्लियर रेंज में होता है। मामला तो गलत हो चुका है, आंसर सही है ये पहला। इसमें क्या है, कैलकुलेशन का कहानी है। एनर्जी रिलीज निकालते हैं तो कह रहा है कि ड्यूटेरियम 2 है, फ्यूज करके हीलियम बना रहे हो तो बना दो भैया। 2 ड्यूटेरियम को जोड़कर एक हीलियम बनाया, एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, तो एनर्जी रिलीज निकालने के लिए प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पहले कैलकुलेट करते हैं। 4 न्यूक्लियन है और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दी गई है 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 0 है। और इसमें भी 4 न्यूक्लियन है, एक ड्यूटेरियम में 2 है न्यूक्लियन, तो 4 इधर भी है और इसका पर न्यूक्लियन है 1.11। ये एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होगी। साफ पता चल रहा है 28 में से 4 जा रहा है, ये आसपास के ही आएगा इसमें, यही और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो लगभग अंदाजा लग गया था। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इसमें कुछ दिया गया। देखिए करेंगे क्या, बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट की कुल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे और उसमें से रिएक्टेंट की घटा देंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो एनर्जी जितना आएगा वो रिलीज होगा, और बाय द वे निगेटिव आ गया तो समझ लो वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे तो कोई नहीं आएगा ऑप्शन, नन ऑफ दिस लगाना होगा हमें। फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बात एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है इनडायरेक्टली थ्योरेटिकल वे में। फ्री इलेक्ट्रॉन डिके कर गया प्रोटॉन में, और फ्री प्रोटॉन, फ्री मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस बात हो रही, डज नॉट डिके इनटू न्यूट्रॉन। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये प्रोटॉन में बनेगा और बाकी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, जो निकलना है वो निकल जाएगा। तो ज्यादा मास से कम मास बनेगा, बाकी एनर्जी बन जाएगा, उल्टा नहीं होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, एनर्जी देना पड़ेगा कराने के लिए। और यही रीजन इसका है कि न्यूट्रॉन का रेस्ट मास ज्यादा होता है, यही एक कॉन्सेप्चुअल रीजन है, सर्सन रीजन में भी आ सकता है। कौन सा गामा डीके भाई, गामा डीके में क्या होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता, बस ट्रांजिशन लेवल का डिफरेंस आता है, और जो एनर्जी गैप का होता है मामला, वही एनर्जी फोटॉन के फॉर्मेट में निकलता है। तो एनर्जी रिलीज होगा, देखिए यहीं पे नहीं चेंज हुआ, ए और जेड में कोई वेरिएशन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना दो आप, बना लो, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो हम कैलकुलेशन को शो नहीं करेंगे, बट कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए R 2R और 3R रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है, बना दे रहे हैं। देखिए इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इस पर चार्ज Q3 है, मेटेलिक सेल्स है। पता है मेटल के अंदर एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो नेट फील्ड वहां 0 होने की वजह से नेट चार्ज इनक्लोज 0 आना चाहिए। तो अब बात करेंगे, अगर इसमें करेंगे तो अंदर में आ नहीं सकता, ये बाहरी सरफेस पे Q1 ही होगा। लेकिन जब इसमें आगे बढ़ेंगे आप, तो ये ध्यान से देखिए, इसके सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -Q1 होगा, क्योंकि इसके अंदर गॉसियन बनाएंगे तो नेट चार्ज 0 होने के लिए ही होना पड़ेगा। टोटल चार्ज Q2 होना चाहिए, इसलिए Q2 प्लस Q1 होगा। इसके सामने जो होगा इनका अंतर होगा, मतलब उल्टा होगा, सम का उल्टा होगा। फिर इस पर क्या होगा, तो Q3 टोटल होना चाहिए, तो Q3 में यही जोड़ देंगे तभी तो आएगा। यानी इस पर बाहर की सरफेस भी है, इस पर दोनों का सम है, इस पर सिर्फ Q1 है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि सबका इक्वल है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसका एरिया क्या है भैया, 4 पाई R²। इस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2,
4 पाई कितना है, 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर 16 हो गया। मतलब ये तीनों सम कर दो भाई, और नीचे क्या 4 पाई कितना 3 आर है, 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर 36 हो गया। एक एक पेयर को लेकर कॉन्जिक्यूटिवली सॉल्व करो, 135 आएगा। आप अंदाजा भी लगा सकते हो, ऐसे गेस कर सकते हो, बट ये कैलकुलेशन करना है। तो ये है इसकी डिजाइनिंग क्वेश्चन की खासियत, यही है। ये सब रिजल्ट है, ये आपको पता होगा आई थिंक। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो 3 लगातार बराबर डिस्टेंस में जो टाइम टेकन का रेशियो होता है √2h/g से निकालते हैं, लेकिन सब कुछ स्टार्टिंग से लेते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये आंसर आता है 1:√2 - 1 √3 - √2 √4 - √3 √5 - √4, ऐसे चलता जाएगा सीक्वेंस में लगातार। इक्वल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये कहीं लगा सकते हो, अंडर गेटिव में हो या ऑर्बिटल में एक्सीलरेट हो रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे इनको सॉल्व नहीं करेंगे। ये देखिए ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे s = ut + ½ at² लगा दो, लगेगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहां से चिपका दो, तो u + at/2 आ जाएगा। v = u + at होता है, यहां से at आप ट्रांसफर कर लो, इसमें at की जगह क्या कर दो, v - u लिख दो भाई, अपॉन 2, तो 2u और -1 u यहां पर आ जाएगा। और ध्यान से आप ले लो, पहले तो ये बात करो, एलसीएम ले लो यहाँ पे 2u + v - u, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखिए पता चल रहा है यहाँ पे 2u और -u, तो सीधा ऐसे नहीं याद भी कर सकते हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है, और v की जगह u + at रख दो, तो 2u बन जाएगा। at का फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, तो at + 2u या अपॉन 2। तो एक ही है क्वेश्चन, ये क्या है, इसमें ग्राफिकल है, वेलोसिटी का प्रेजेंटेशन देना है, तो dx/dt निकालेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे, 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और -10t हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। लग रहा है कि y = -mx + c का ग्राफ है, इंटरसेप्ट पे 10 यूनिट दिखा रहा है, ठीक है, और स्लोप पे -10 से नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है। तो आप देखिए इंटरसेप्ट 10 यूनिट एक में जो दिख रहा है, और स्ट्रेट लाइन में यही ग्राफ है, करेक्ट है, आंसर लग रहा है, लगा हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जानदार है, 320 मीटर के हाइट से एक बच्चा गिर गया, ड्रॉप कर गया यहाँ से भैया, इनिशियल वेलोसिटी 0 करके 5 सेकेंड बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये टोटल हाइट है 320 मीटर की, समझना मैटर को भाई, कुछ नया टाइप का दिख रहा है। एक स्पाइडरमैन है, यहाँ से मारा, यू वेलोसिटी से जंप, यही करा कि इसको पकड़ ले, गिरते गिरते यहाँ बचा ले जाए। तो देखिए ध्यान से, पहले इस हाइट को गिरने में टोटल टाइम कितना लगा, √2h/g के थ्रू अगर बात करें तो 8 सेकेंड लगा, यानी कि 5 सेकेंड बाद तो चला है स्पाइडर में, यानी जो बचे हुए जर्नी का 3 सेकेंड है, उसने ये उछला और ये 3 सेकेंड में यहां से यहां कवर कर ले गया पूरे 320 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 320 u टाइम 3 सेकेंड में कमाल कर गया बच्चा, हाफ स्पाइडरमैन कमाल कर गया, बच्चा तो बेचारा गिरा हुआ है। हाफ GT², 3 का स्क्वायर है, तो आप कैलकुलेट करो, ये 45 हो गया, 3u और 45, 320, 20 में से 45 माइनस कर लो भैया, जल्दी जल्दी माइनस करो, फटाफट माइनस करो, ठीक है। कितना आया भैया, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 7 और 2 75, u 275/3 आया भाई मीटर पर सेकेंड। तो ये लग रहा है कि 91.6 आएगा, एग्जैक्ट आएगा ऐसे। तो ये है, इसमें देखिए स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, स्विमर कैन स्विम स्पीड, व्हाट डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो, स्ट्रेट जाए, मतलब कि है कहानी इसकी कि ये है रिवर क्रॉस करे शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग, रिजल्टेंट पाथ ये बने। तो ये जो एंगल है वर्टिकल से लिया है, तो रिवर की जो वेलोसिटी है, स्विमर का ये वाला कंपोनेंट है साइन वाला, ये दोनों बराबर हो जाता है। स्विमर है का साइन थीटा कंपोनेंट, स्विमर है 4 साइन थीटा बराबर रिवर है 2, तो साइन थीटा आ गया भैया 2/4 1/2, यानी एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल है। फ्लो में 90 डिग्री और जोड़ देंगे तो 9 3 12, मतलब 120 डिग्री का आंसर आ रहा है इसमें।
सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सारा इसमें करेंगे नहीं, स्किप भी करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, कैन ट्राई दिस। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कैन ट्राई दिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया अल्फा एंगल से, तो ये ऐसे ही आसान को स्किप कर रहे हैं हम, बस अल्फा से प्रोजेक्शन दिया, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जब ये एंगल बनता है कोई बीटा ऑर्जेंटल से, कोई वेलोसिटी सर्टेन रही होगी नहीं पता है, तो इसका कोई वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ ui था। तो ध्यान से देखो, tan बीटा के बारे में पूछा गया है, तो tan बीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन इनिशियल का x कंपोनेंट कांस्टेंट ही होता है। vy हो जाएगा ui का मतलब हो गया 20 साइन अल्फा माइनस gt, जी की वैल्यू 10, टाइम आफ्टर 10 सेकेंड 100 हो रहा है। ux कितना है 20 कॉस अल्फा। आप देखिए ध्यान से जरा डिवाइड करके देखिए, 20 से 20 कट गया, tan अल्फा आएगा यहाँ, और ये 20 5 आएगा, ठीक है। 100 उधर दिखाई दे रहा है, कॉस का इनवर्स सेक अल्फा। तो कोई आंसर है भैया? लग तो रहा है यही है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डिजाइनिंग क्वेश्चन के ऑप्शंस की अच्छी थी। ये आसान क्वेश्चन है, हमारे समझ से छोड़ देना चाहिए। देखिए, इसका स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर में होगी, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर इसका भी अंदर में होगा, दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। सेंटर में पूछा गया, तो इन दोनों का ऐड करेंगे, और सेमी सर्कल का जो होता है, तो सेमी फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेमी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए डायरेक्शन इसका भी क्रॉस है, सब जुड़ेगा। ये दोनों सेमी इनफाइनाइट बन के एक इनफाइनाइट वायर बन जाएगा। 2 म्यू आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस, ये रेडियस के बराबर होगा, क्रॉस डायरेक्शन में है ये, और ये सेमी सर्कल का होता है म्यू आई अपॉन 2r, 4r हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड। तो एंगल सेमी सर्कल में 180 पाई बनता है, पाई कट के 4r आ जाएगा, और 2 पाई बनता है पूरा सर्किल के लिए। इस तरीके से याद रखना है, और इसका डायरेक्शन भी इधर ही है, तो ये बाकी आप रेशियो लेते रहना भाई, कैलकुलेशन है, आपको एग्जाम देना है, कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ये आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबारिक में क्या होता है, हीट जो होता है NCP डेल्टा T होता है, और जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है NCB डेल्टा T होता है, और वर्क डन होता है वो NR डेल्टा T होता है। ध्यान से देखो, इसका जो रेशियो लोगे ना, तो N कट गया, डेल्टा T कट गया, 2 का CP अपॉन CB इज इक्वल टू गामा, और गामा होता है डायटोमिक है, तो 7/5 जो भी होगा, 7 में 5 हिस्सा इंटरनल एनर्जी होता है, तो 2 हिस्सा वर्क डन होगा, तो 7/5 का रेशियो आएगा, डायरेक्ट लगा सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना ही टाइम देना है। इसको आप निकाल लेना, डी थीटा बाई डी टी करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा आएगा 4t की पावर 3 अपॉन 4, ये कट ही गया, और t की पावर 3 3t स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 कट गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो एक तरह से हमारा रिवीजन हो गया, तो 5 इंटू 3 15t का स्क्वायर माइनस 2t। आप टाइम की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है, तो आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आप निकाल सकते हो। स्किप कर दिया हमने इसके, इसमें भी आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर ये आएगा, बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। टी की पावर गामा अपान पी की पावर गामा माइनस 1, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट कर लेना, और इसको बदल देना केल्विन में। और क्या होता है, वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है -NCB, टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। आप CB की वैल्यू आप दिया हुआ है 2R रख दोगे डायरेक्टली, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है, टेम्परेचर का चेंज आपको निकालना पड़ेगा, तो आंसर तो यही आएगा। और आप आंसर ऐसे निकाल कर चेक भी कर सकते हो। YDSC एक्सपेरिमेंट में 620 नैनोमीटर है, 2 स्लिट के बीच का सेपरेशन दिया। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्डा अपान स्मॉल डी, कैपिटल डी से नहीं मतलब होता है। 620 नैनोमीटर को बदल दिया है, ये मीटर में बदलते हुए बात कर रहे हैं। एसआई डाटा में आंसर भी ये मीटर में हो रहा, ठीक है। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए 0.2 10⁻³ आएगा, मिलीमीटर में मीटर में बदल दिया, तो आप इसमें यूनिट के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं थी।
आएगा 3.1, दिखाई दे रहा साफ साफ। फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 3 लैम्डा एक मीटर सरफेस पे गिरता है, तो लैम्डा जब गिरेगा ना, ठीक है, सी बाई लैम्डा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वर्क फंक्शन प्लस ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 4b0 पहले वाले केस में, ओके, एसी बाई 3 लैम्डा हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन है वही ई हो जाएगा b0। अब देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वर्क फंक्शन के अंदर में पाया जाता है। अब क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी, अब घटा दो इनको दोनों को, किसी में किसी को, इसको उल्टा घटा दो बल्कि दूसरे नंबर में से पहले वाले को, तो 4/3 - 1 1/3, ये आ गया 4 - 3w एसी बाई लैम्डा नॉट, एसी कैंसिल, तो लैम्डा नॉट देखिए कितना आ रहा है 3 × 3 9 लैम्डा, ये आंसर आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया है माइनस करते समय, तो ये 9 लैम्डा आ रहा है। चेंज इन द सरफेस एनर्जी ऑफ 512 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल आर रेडियस, ये कैलकुलेशन इसको हम ड्रॉप करेंगे, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिख जरूर देंगे, सरफेस टेंशन इनटू फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। इनिशियल कितना है, स्मॉलर ड्रॉप है, इनकी संख्या n ले लो आप, तो पहले इतना था n टाइम्स ले लियो, जनरलाइज फॉर्मूले 4π स्मॉल r स्क्वायर के, अब फाइनल में 4π एक बड़ा वाला रेडियस बन जाएगा, ठीक है, लार्जर ड्रॉप का। इसमें कनेक्शन भी होता है, 4/3 π स्मॉल r क्यू n नंबर है अगर इनका, और वॉल्यूम कंजर्व करके आप ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने लिखा नहीं n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ये आप इसको यूज करके आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन है इसलिए हमने नहीं किया, ये भी आप ट्राई कर लेना, आप इसे भी ट्राई करना, हम इसे भी आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन सब सिंपल है और एग्जिस्टिंग है, जैसे इसका आंसर 0 होता है, काफी पता रहता है लोगों को। तो ये क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ जैसे ये क्वेश्चन है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए यहाँ पे फील्ड नेट निकालना है, एक्चुअल में ये मेटेलिक प्लेट्स है, तो इसमें बात करेंगे ना, तो इन दोनों का सम का हाफ, जैसे चार्ज में तो चार्ज डेंसिटी में भी वही रोल प्ले करेगा, तो सम आएगा सिग्मा - 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, तो बाहर के सरफेस में -σ/2 दोनों पे चला जाएगा, और इस पर जो आएगा, एक पर आएगा 3 σ/2 और सामने पे -3 σ/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखिए फील्ड इन दोनों के वजह से आएगा, दोनों एडअप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बेसिकली वो आ जाएगी आपकी, जैसे इसके वजह से कितना होगा, एक सरफेस की वजह से 3 σ/2, मान लीजिए सिग्मा डैश है, तो सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी फील्ड अवे है तो इसकी टुवर्ड से दोनों एडअप हो गई थी, इसको हम कर दिए डबल, ये कट गया बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू 3 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्स निकल गया 3 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये भी जी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो आंसर इसका ऐसे 590 है, आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, स्लाइड डाउन किया रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इंक्लाइन है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है रफ पे, फ्रिक्शन तो लगेगा, पक्की बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन mg। अब क्या है यहाँ पे मामला, वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, एक जाहिर सी बात है। देखो सीधा कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कांटेक्ट होता है नॉर्मल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, बैठ कर निकालेंगे नहीं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक इनका रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, तो सीधी सीधी बात है mg आएगा। ये सब आसान है क्वेश्चन, सैटेलाइट में ऑर्बिटल स्पीड का सर्कुलर ऑर्बिट में है, स्पीड दिया हुआ है और स्पीड दूसरे वाले की बात कर रहा है,
तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जीएम अपान रेडियस ऑफ ऑर्बिट। आप इसमें रख के निकाल सकते हो कंपेयर करके, बहुत सिंपल है। वाटर फ्लो कर रहा है लार्ज टैंक विद फ्लैट बॉटम इतना क्यूबिक पर सेकेंड से, तो वाटर इज लीकिंग कर रहा है होल से, होल का एरिया दिया हुआ बॉटम से, और हाइट कर रहा है कि इसमें टैंक में कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ जो वॉल्यूम का फ्लो रेट निकलने का है वही आने का भी है इसमें, ठीक है। मतलब कि वाटर फ्लोज इनटू ए लार्ज टैंक, उसमें गिर रहा है। तो ये जो फ्लो रेट है ना 10⁻⁴, ये बेसिकली है वॉल्यूम का फ्लो रेट भाई, और ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, ये आ जाएगा स्मॉल ए, और वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का प्रोडक्ट। आप इसमें रख के कैलकुलेट करोगे तो यहाँ रख लेना, आ जाएगा आंसर आराम से 1×10⁻⁴ हो जाएगा स्क्वायर मीटर में। 2g की वैल्यू 10, और हाइट पूछा है, आप एडजस्ट कर लो, ये तो उड़ ही गया, सीधे सीधे पता चल रहा है। इसमें स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड में, ये एडजस्ट हो गया अपना, और वहां से उधर एडजस्ट हो गया, तो कितना आ जाएगा भाई, करी दो यार, 20h = 1, h = 1/20 मीटर में चल रहा है भाई, सेंटीमीटर में लगभग यही आ रहा होगा। कॉपर ब्लॉक है 5 किलो का, हीट किया 500 से, बड़े से लार्ज आइस ब्लॉक पे रख दिया, मैक्सिमम कितना पिघलेगा अमाउंट, सीधी सी बात है। इसका इक्वेशन लिखते हैं और आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर तो यही आएगा। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देखिए, इसका मास आप m1 ले लो, जो आइस मेल्ट करेगा उसका हम अलग लिखेंगे। तो अब देखिए ये 500 से ना सीधे गिर के 0 पे जाएगा इसके टेम्परेचर में, बहुत लार्ज ब्लॉक है, पूरा नहीं पिघलेगा, खाली स्टेट चेंज होने का प्रोसेस अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो m1 इंटू मेटल का, कॉपर का, mc और डेल्टा टी है 500, ये पूरा है आइस कितना मेल्ट करेगा मैक्सिमम अमाउंट, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है जो एसआई डाटा में आप यूज कर लेना, यहां से निकल जाएगा, सब एसआई डाटा यूज करोगे तो आप आंसर ही आएगा। बस कॉन्सेप्ट को डील कर लिया हमने। ये एक नया टाइप का है, पीटी स्क्वायर रिलेशन दिया हुआ है। वॉल्यूम कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो डीबी v = v गामा dt, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन का भी कहानी आ गया यहाँ पे, 1/v dB/dt। अगर नया ये क्वेश्चन आएगा, कभी नया आ सकता है, आया नहीं है, एनसीईआरटी में अंदर में कुछ लिखा जरूर है, एक मतलब कि स्पेसिफिक सॉल्व एग्जांपल नहीं है, बट थ्योरी में अंदर लिखा है। कभी भी ऐसा हो तो इसको आप बीटी रिलेशन बना के डिफ्रेंशिएट करिए पहले तो पीटी स्क्वायर से हम बीटी बनाएंगे। तो पी के जगह क्या करेंगे, पी के जगह पीवी = एनआरटी से यूज करेंगे। देखिए इसमें टाइम आपको देना होगा, पी के जगह क्या करेंगे, nRT/v लिखेंगे, और टी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ये बताइए, तो सीधे सीधे कहो ना आप कि टी स्क्वायर कोई कांस्टेंट ले लो, के सब भेगा भगा दो कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है, इंटू वी आ गया, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, आप लिखोगे k × dB/dt, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, या कहो तो टी स्क्वायर कांस्टेंट के टर्म में लिख दो, इसमें सीधे साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ ले जाकर रख दो 1/v, बी आप भी जो भी जहां से भी निकाले हो आप बी उठा कर रख दो, और dB/dt उठा कर रख दो, करना ही कुछ भी नहीं है। 1/v तो हम यहीं से लिख देंगे, v के जगह पे 1/v, v के जगह क्या लिख देंगे, t⁻3, और ऊपर चला जाएगा कांस्टेंट, और dB/dt के जगह क्या लिख देंगे भाई, 3t स्क्वायर के, एक तो करना ही था, ये टी स्क्वायर कट के एक टी बच जाएगा, 3 क्या आ जाएगा टी। तो बहुत सिंपल सा है मेथड, मतलब कि ये जानकारी होना चाहिए, ये नया चीज है नीट के बच्चों के लिए। दो बॉडी का इक्वल मास से सस्पेंडेड फ्रॉम दो मासलेस स्प्रिंग K1 K2 अलग है, इस तरीके से एम्पलीट्यूड किया है, इस तरीके से कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इक्वल है, रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या फॉर्मूला